दोस्तों कहते हैं किसी व्यक्ति का ज़िंदगी कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक व्यक्ति बिहार प्रदेश से पश्चिम बंगाल में जाता है एक शादी में शामिल होने के लिए। वीआईपी शादी थी, अच्छे खासे घराने की शादी थी और होटल में वो शादी थी। तो वहाँ पर होटल में वेटर के रूप में कुछ लड़कियाँ भी होती हैं और कुछ लड़के भी होते हैं। लेकिन वो आदमी उस होटल में एक महिला वेटर को देखता है तो उस महिला को देखते ही हैरान हो जाता है। उस महिला की उम्र लगभग 27-28 साल की थी, क्योंकि वो आदमी उस महिला की हालत को देख करके सोचने पर मजबूर हो जाता है। 6 महीने पहले जब उस महिला को वो आदमी देखा था तो वो महिला सोने चांदी आभूषणों से लदी हुई थी, क्योंकि उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो महिला एक अच्छे खासे आदमी की पत्नी थी, लेकिन वो एक करोड़पति महिला होती है। ऐसा उसको क्या हो गया कि वो होटल में एक वेटर के रूप में काम करने लगी। फिर वो आदमी जो होता है उस महिला के करीब जाता है और अच्छे से पहचानने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो वही महिला है कि नहीं है। फिर जब वो पहचान जाता है तो उस महिला को उसके नाम लेकर के पुकारता है। फिर दोस्तों वो महिला भी उस आदमी को पहचान जाती है। आखिरकार उस महिला के पास ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि उस महिला को एक वेटर के रूप में काम करना पड़ा। तो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग हमारे इस कहानी में अंत तक बने रहें। और दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। दोस्तों एक कहानी होती है दिल्ली से। दिल्ली का एक आदमी जिसका भुवन प्रसाद नाम होता है, वो पश्चिम बंगाल में रहता है और वो ज्वेलरी का काम किया करता है। बचपन में ही वो व्यक्ति पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में 30 साल तक कड़ी मुशक्क़त, कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार वो अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन उस आदमी के पास भी दो कमी थी। एक तो वो पढ़ा लिखा नहीं था और दूसरी उसकी उम्र 45 साल हो गई थी और वो कहीं पर शादी नहीं कर पाया था। इधर उस व्यक्ति की उम्र 45 साल हो जाती है और वो कहीं पर शादी नहीं कर पाता है, तो उसको अब अपने एक परिवार की कमी खलने लगती है। इसलिए वो पश्चिम बंगाल जाता है और वहाँ पर एक लड़की के साथ शादी कर लेता है। उस लड़की का नाम संगम होता है। संगम की उम्र 20 साल होती है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। और इधर भुवन प्रसाद जो होता है उसका उम्र 45 साल होता है। अब दोस्तों फिलहाल इधर भुवन प्रसाद जो होता है उस लड़की से शादी कर लेता है और अपने पत्नी को लेकर के वो दिल्ली आ जाता है। दोस्तों इधर संगम जो होती है वो पढ़ी लिखी होशियार लड़की होती है, तो इसलिए अब जो वो भुवन प्रसाद उसका पति होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, अनपढ़ होता है। तो उसके कारोबार में हिसाब किताब करने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए भुवन प्रसाद जो होता है वो अपने पत्नी संगम को अपने साथ हिसाब किताब करने के लिए रख लेता है और उसका एक मुनीम जो पहले वो हिसाब किताब करने के लिए रख रखा था उसको वो छुट्टी दे देता है। फिर वो अपने पत्नी को अपने कारोबार में अपने साथ लेकर के वो रहने लगता है। अब दोस्तों इधर भुवन प्रसाद जो होता है उसका ज्वेलरी का बहुत अच्छा खासा कारोबार था, तो उसके दुकान में बहुत सारे लोग आते थे। तो वो अपने दुकान में 8-10 कारीगरों को भी रख रखा था। दोस्तों इधर भुवन प्रसाद के जो कारीगर थे वो कोई चूड़ी, कंगन और कोई चैन बना करके लाता और भुवन प्रसाद को दे जाते और भुवन प्रसाद से बदले में सोना ले जाते और उन सब का हिसाब किताब जो है वो संगम रखने लगती है। अब दोस्तों इधर संगम जो है दुकान का धीरे धीरे सारा काम सीख जाती है। लेकिन संगम के दुकान पे जो भी ग्राहक आता तो वो संगम के खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। फिर दोस्तों वहाँ पर तो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जब दुकान से बाहर चले जाते हैं तो आपस में बातचीत करते हैं कि यार सेठ जी की उम्र जो है वो 45 साल है, लेकिन वो इतनी खूब सुंदर लड़की कहाँ से लाए हैं जिसकी उम्र लगभग अभी 18-20 साल ही है। तो दोस्तों इस तरह से जो कारीगर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन इधर भुवन प्रसाद सेठ जी जो था उसको कारीगर सेठ जी कहा करते थे। उनकी पत्नी जो थी उनको लोग सेठानी जी कहने लगे। अब दोस्तों इन्हीं सभी कारीगरों में जितने भी कारीगर थे वो सब पश्चिम बंगाल के थे।
लेकिन उन सब में एक लड़का जो था वो बिहार का था, जिसका नाम राजेश था। अब दोस्तों वो लड़का राजेश था, उसका उम्र लगभग 24-25 साल था। वो भुवन सेठ प्रसाद के पास रह करके काम सीखता है, लेकिन वो 4-5 साल से काम सीख जाता है, इसलिए वो अपना खुद का दुकान करके वो काम करने लग जाता है। वो भी लड़का जो था अपने दुकान में कंगन बनाता, चूड़ियाँ बनाता और चैन बनाता था, तो वो भी बना करके सेठ जी को दे दिया करता था और बदले में सोना लेकर के सेठ जी से जाता था। अब इधर सेठ जी जो होते हैं इन सारे ज्वेलरी को आगे दुकानों पर सप्लाई किया करते थे। इसी तरह से उनका काम चल रहा था। लेकिन जब राजेश सेठ जी के दुकान पर आता था तो सेठ जी जो होते हैं वो राजेश को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे। इधर सेठ जी जो होते हैं वो राजेश पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम हमारा सोना चोरी करते हो, अच्छे से ठीक से काम नहीं करते हो, सारा हमारा सोना चुरा करके बिहार ले गए हो और बिहार में अपना अच्छा खासा बंगला बना रखे हो। लेकिन राजेश इस पर कहता है कि सेठ जी हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप हमारे घर बिहार चल के देख लीजिए, हम कोई बंगला नहीं बनाए हैं। और राजेश कहता है कि सेठ जी मैं सदा दिन से आप ही के साथ काम करते आ रहा हूँ, आपका 1 ग्राम भी सोना चोरी नहीं किया हूँ, आप चल के देख लीजिए। शायद आप इसलिए हमको बार बार परेशान करते हैं क्योंकि हम बिहारी हैं, बिहार से आए हुए हैं, और जो कारीगर हैं आपके वो तो आपके ही बंगाल के हैं, इसलिए आप उन लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से जो भुवन प्रसाद थे वो राजेश को हमेशा शक के निगाहों से ही देखा करते थे। अब दोस्तों इधर धीरे धीरे काम चलने लगता है। इधर संगम जो थी वो भी गरीब परिवार की लड़की थी और इधर राजेश जो था वो भी गरीब परिवार का ही लड़का था। तो इधर संगम जो होती है उनके घर में संगम की 5-6 बहनें होती हैं। तो इधर भुवन प्रसाद सेठ जी जो थे वो संगम के माता पिता का भी मदद किया करते थे और फिर धीरे धीरे संगम के और बहनों का शादी होने लगता है। मिला के सेठ जी जो होते हैं वो संगम को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। ये सन 2015 की बात है जब संगम और भुवन प्रसाद का शादी हुआ था। लेकिन दोस्तों इधर राजेश जो था वो 2 साल बाद ही दिल्ली छोड़ देता है और वो पटना में आ जाता है और अपना खुद का कारोबार करने लगता है। इधर दोस्तों राजेश जो होता है वो एक ज्वेलरी वाले के शादी में पश्चिम बंगाल गया होता है और वो शादी एक होटल में थी। अब दोस्तों यही राजेश था। ये राजेश उस होटल में उस लड़की को देखता है तो दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो लड़की संगम ही होती है। लेकिन इधर राजेश जो होता है वो उस लड़की के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता है कि क्या ये वही लड़की है कि नहीं है। लेकिन राजेश फिर उसके पीछे पीछे इधर उधर घूमता है। आखिरकार राजेश को यकीन हो जाता है कि ये लड़की वही संगम ही है, क्योंकि वो संगम जो थी वो ट्रे में कुछ ले करके मेहमानों के लिए इधर उधर घूम रही होती है। फिर इधर राजेश उस लड़की के पास जाता है तो कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या कुछ मुझे भी मिलेगा। अब दोस्तों संगम जो होती है जब राजेश के तरफ घूमती है तो उसे देख करके हैरान हो जाती है और अनजान बनने की कोशिश करती है। लेकिन जब राजेश के तरफ देखने लगती है तो देखते ही संगम के आंखों में आंसू आ जाता है। फिर दोस्तों संगम जो होती है वो अपने भावनाओं को नहीं रोक पाती है। फिर इधर राजेश जो होता है वो कहता है कि सेठानी जी कैसी हैं आप। फिर वो लड़की संगम जो होती है वो कहती है कि जैसी भी हूँ आप देख ही रहे हो। अब इधर संगम को लेकर के राजेश के मन में कई तरह की हजारों सवालें उठने लगती है। वो अपने मन में सोचता है कि 5-6 साल पहले तो सेठानी बन के थी, लेकिन अब इसको क्या हो गया कि इस हालत में हो गई हैं। फिर दोस्तों राजेश जो होता है उस ट्रे में से कुछ अपने पसंद का चीज़ उठाता है और फिर एक कोने में जा कर के बैठ जाता है। और फिर संगम जो होती है अपना इधर उधर काम करने लगती है। लेकिन इधर राजेश जो होता है वो छुप छुप कर के संगम को ही देखता है। फिर इधर संगम जब अपना काम ख़त्म कर लेती है फिर से संगम जो है वो भी राजेश को ढूंढने लगती है। राजेश जो कि एक सोफे पर बैठा होता है, फिर संगम राजेश के पास जाती है तो राजेश से पूछती है कि राजेश जी कैसे हैं आप। फिर राजेश कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, पर आप कैसी हैं, ये क्या हालत बना रखी हैं।
फिर संगम राजेश से पूछती है कि पहले आप बताओ क्या करते हो। तो फिर राजेश बताता है कि मैं दिल्ली छोड़ दिया हूँ, मैं अब दिल्ली से अपने गांव आ गया हूँ और अपने गांव पर ही दुकान खोल लिया हूँ। तो हमारा दुकान ठीक ठाक से चल रहा है, इसलिए मैं अब अपने गांव पर ही रहता हूँ। इसलिए अब मुझे दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा सामान यहीं पर मिल जाता है, इसलिए मैं अब यहीं रहता हूँ। फिर राजेश सेठानी जी से पूछता है कि अब आप बताइए कि आपका क्या हाल है। फिर दोस्तों संगम जो होती है वो राजेश का हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है। वो कहती है कि हमारे शादी का 4 साल का समय गुजर गया था, लेकिन हमारे को कोई बच्चा नहीं हुआ था। इसलिए एक दिन सेठ जी कहे थे कि चलो हरिद्वार चलते हैं और वहाँ से नहा धोआ करके आते हैं। और दोस्तों संगम कहती है कि हम लोग कार से हरिद्वार के लिए जा रहे थे, लेकिन हमें रास्ते में उल्टियाँ लग रही थी, इसलिए हम ड्राइवर से गाड़ी रोकवा करके कार से बाहर निकल गए थे। वहीं पर शीशम का पेड़ था, तो अचानक से शीशम का एक डाल जो है कार के ऊपर गिर गई, जिसके वजह से ड्राइवर और सेठ जी कार में दब जाते हैं और मैं बाहर थी तो मैं बाहर बच गई। इसके बाद वहां पर एक क्रेन बुलाई जाती है और फिर क्रेन से उस डाल को हटाया जाता है। फिर सेठ जी को उस कार से निकाला जाता है, लेकिन सेठ जी काफ़ी गंभीर थे, 2-4 दिन तक अस्पताल में वो जीवित थे। इसके बाद उनका निधन हो जाता है। इसके बाद से हमारी जो डायरी थी उसको भी गायब कर दिया गया और जो लोग भी सोना लेकर के गए थे सामान बना करके देने के लिए, वो लोग भी नहीं आए और हम जहां से सामान लिया करते थे वो भी कर्ज हमारे ऊपर था। इसके बाद हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी 1-1.5 करोड़ की थी उन सबको बेच करके हम अपने कर्ज से मुक्त हुए। फिर हमारे पास कुछ नहीं बचा और जो कुछ भी थोड़ा पैसा बचा उसे लेकर के मैं अपने घर आ गई और अपने बहनों की शादी कर दी। आपको बता दूं कि मैं शादी से पहले भी यही काम करती थी और सेठ जी के साथ जब इस तरह की घटना घट गई तो फिर से मैं दोबारा आकर के वही काम करने लग गई। फिर संगम कहती है राजेश से कि मैं आपको काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, पर आपसे हमारा मुलाकात नहीं हो पाया। फिर राजेश कहता है कि आखिरकार आप हमें क्यों ढूंढ रही थी। तो संगम कहती है कि सेठ जी कहा करते थे कि राजेश जो था वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत ही अच्छे से काम किया करता था और काफ़ी ईमानदार लड़का था। और जब सेठ जी घायल थे तो वो कह रहे थे कि राजेश जब कभी भी आएगा तो उसे मैनेजर बना देना, लेकिन भगवान ने सब कुछ छीन लिया, सारा हमारा बेईमानी हो गया, ऐसा नौबत कभी आई ही नहीं, फिर भी हम तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर राजेश कहता है कि सेठ जी तो हमें हमेशा बुरा भला कहते थे। फिर संगम कहती है कि वो तुम्हारे से मस्ती मजाक किया करते थे, क्योंकि उनको बातों पर तुम झल्ला जाते थे और सेठ जी को भी उल्टा सीधा सुनाते थे। लेकिन सेठ जी को तुम्हारे मुंह से इस तरह का बातें सुनना काफ़ी अच्छा लगता था, वो इसलिए मस्ती मजाक करते थे। लेकिन सेठ जी जो थे वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद किया करते थे। लेकिन राजेश कहता है कि मैं भी सेठ जी को काफ़ी ज़्यादा याद करता था, क्योंकि मैं जो कुछ भी सीखा था वो सेठ जी के पास ही रह कर के सीखा था। उन्हीं के कृपा से मैं आज जो कुछ भी कमा रहा हूँ तो उन्हीं का कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन सेठ जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ और मुझे काफ़ी अफसोस है। मगर आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि सेठ जी को यदि मालूम होता तो वो हमारे साथ शादी नहीं करते हैं। आप जो कुछ भी कर रही हैं आप मेहनत से कर रही हैं, मेहनत से कमा रही हैं, तो ये कौन सा बुरा है। फिर संगम कहती है कि हम लोग कैटर्स से जुड़े हुए हैं, वो लोग जहाँ कहीं भी भेजते हैं हम लोगों को जाना ही पड़ता है। ज़्यादातर पार्टियाँ शादी जो होती हैं वो रात में ही हुआ करती हैं, तो कुछ वहाँ पर नशेड़ी लोग जो होते हैं वो हम लोगों के साथ उल्टा सीधा बोलते हैं। सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन क्या करें, गुजारा करने के लिए तो सब कुछ सहना ही पड़ेगा। दोस्तों दोनों दुखी मन से एक जगह बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। तभी संगम पूछती है राजेश से कि क्या तुमने अभी तक खाना खाया। तो फिर राजेश कहता है कि मैं अभी तक खाना नहीं खाया हूँ, दरअसल मैं आपके ही बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे भूख ही नहीं लगी है। फिर संगम कहती है कि आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर के आती हूँ। लेकिन राजेश इधर कहता है कि नहीं आप बैठिए, आप हमारी सेठानी हैं, हम आपके लिए खाना लेकर के आते हैं।
राजेश कहता है, भले ही आप यहाँ पर वेटर का काम कर रही हैं, लेकिन आप हमारी सेठानी हैं। लेकिन फिर इधर संगम जो होती है वो कहती है कि नहीं, आप बैठो, कौन सा चीज़ कहाँ पर रखा हुआ है आपको मालूम ही नहीं होगा, इसलिए हम ही लेकर के आते हैं। और दोस्तों फिर राजेश कहता है कि एक ही शर्त पर हम खाना खाएंगे, तुम अपने लिए भी खाना लेकर के आना, तभी हम खाएंगे। फिर दोस्तों जो संगम होती है वो 2 थाली लेकर के आती है और दोनों बैठ कर के एक ही जगह पर खाना खाते हैं और फिर बातचीत करते हैं। और इसी दौरान वो दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से कुछ दिनों तक बातचीत करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर संगम कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, दरअसल पहले मैं इस बात को बताना नहीं चाहा, लेकिन अब मैं बता रही हूँ। फिर राजेश कहता है संगम से कि ऐसी कौन सी बात है। फिर संगम कहती है राजेश से कि सेठ जी अक्सर कहा करते थे कि मुझे कुछ हो जाएगा, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम राजेश से प्यार कर लेना और राजेश को अपना जीवन साथी बना लेना। वो बहुत अच्छा लड़का था, वो बहुत अच्छा लड़का है। पता नहीं सेठ जी ऐसा क्यों कहा करते थे, उनको पहले से कुछ मालूम था। लेकिन अब जब सेठ जी भी नहीं हैं इस दुनिया में और आपको हमसे प्यार हो गया है और हमको आपसे प्यार हो गया है, क्यों न हम दोनों जीवन साथी बन जाते हैं। इधर दोस्तों ये लगभग 2 साल तक बातचीत करते हैं और इन्हीं 2 साल में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और 2023 में ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और अब एक खुशहाल तरीके से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों एक लड़की जो पहले वेटर का काम किया करती थी, इसके बाद वो सेठानी बन जाती है और फिर कुछ ऐसा समय करवट लेता है, वो फिर से उसी काम पर चली जाती है जहाँ पर पहले थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि किस्मत का खेल निराला होता है, फिर से संगम को राजेश मिल जाता है और फिर ये दोनों अब अपना अच्छे हंसी खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे आप लोग सतर्क और सावधान रहें ताकि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी, सच्ची वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।